हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी और आज की डेट है 10th ऑफ अगस्त एंड टुडेज डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। आज का दिन जो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में जो है हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो हमारे बायोफ्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल से जितना अभी पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है ना, तो उसकी जगह अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जो ग्रीन एनर्जी है, उसको यूज करने लगेंगे तो एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पे। ऑल्सो इंडिया के लिए और भी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि हम जो है अपनी फॉरेन ऑयल डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए डबल बेनिफिट है कि इन्वायरमेंट पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ही, साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी पे भी जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो चलिए जानते हैं बायोफ्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्यों हमारी जो बायोफ्यूल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अभी हमने बात की आज की डेट की 10th ऑफ अगस्त। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज कॉमेमोरेटेड ऑन 10th ऑफ अगस्त एवरी ईयर। हर साल जो है 10th ऑफ अगस्त जो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू जो हमारे कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स है ना, जो हम यूज करते हैं, उनकी जगह जो है दूसरा ऑल्टरनेटिव है ना। अब हम एडवांस होते जा रहे हैं तो क्लाइमेट के लिए भी भाई हम कुछ ऐसी चीजें करें कि जो जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट पे वो बंद हो जाए। बायोफ्यूल्स के ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है अच्छे यूजेस हैं। आप उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं हमारे बायोफ्यूल्स जो है। तो काफी ज्यादा जो है, क्योंकि अभी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है मेजरली फॉसिल फ्यूल से होती है, स्पेशली जो कोल से जनरेट होती है, ठीक है। तो इसका भी जो है एडवर्स इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। तो हम क्या कर सकते हैं, बायोफ्यूल जो हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे उनको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट हाईलाइट्स द वेरियस एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट भी जो इस सेक्टर में जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, तो आज का दिन वो सारी चीजों को हाईलाइट करता है। तो ये तो सिग्निफिकेंस हुई आज के दिन की। अब बात करते हैं थीम की। तो जो 2022 था, आज क्या है 2023 है, आज का ईयर जो है 10th अगस्त 2023, बट आज के लिए कोई थीम नहीं है। लास्ट ईयर की एक थीम थी 2022 की वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के लिए, वो थी बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। बट इस साल जो है अभी तक 2023 के लिए कोई भी जो हमारी थीम है कि किस थीम पर जो है ये हमारा डे वो सेलिब्रेट किया जाएगा, वो अनाउंस नहीं की गई है। 2022 में ही थी बायोफ्यूल्स किस चीज के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, और साथ ही साथ किस चीज के लिए, रूरल इनकम के लिए। तो ये जो हम डे बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे जो इम्पैक्ट होते हैं इसके जो है अच्छे इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे ये सारी चीजें। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी ये सब हेल्प करता है। एक नया सेक्टर पूरा हमारा डेवलप होगा तो अपने साथ भाई बहुत सारी नई चीजें लेके आएगा, हर जगह के लिए जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपना लेकर आएगा। तो ये बात हुई हमारे आज के दिन की थीम की। इस साल के लिए नहीं है, लास्ट ईयर जरूर थी। अब इसकी डेफिनेशन, जो हम प्रॉपर डेफिनेशन, अब तक तुमने सिंपल टर्म में समझा कि वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। कोई भी ऐसा फ्यूल, एनी फ्यूल जो डिराइव किया जाता है बायोमास। बायोमास क्या होता है हमारा, या तो प्लांट्स से, या जो हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उससे, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उससे, या एल्गी से, उसको हम बायोफ्यूल के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। बायोफ्यूल्स जो है ऑर्गेनिक सोर्सेज से भी जो है हमारा डिराइव किया जाता है। हमारे वो ऑर्गेनिक सोर्सेज क्या है, जैसे ये सब भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं जो अभी हमने देखे हैं। प्लांट्स हुए, हमारे क्रॉप्स हुए, एनिमल वेस्ट हुए, एग्रीकल्चर वेस्ट हुए जो अभी देखे हैं। तो ये सब जो है ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, जो हमारे कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक कोल, इनके लिए जो है ये सारी चीजें जो हैं एक ऑल्टरनेटिव है। अब हम रिन्यूएबल फ्यूल जिनकी हम ये अभी बात करें, सारी जो है ना रिन्यूएबल, ये चीज हमें याद रखनी है। इनका सबसे बड़ा फायदा नाम में पता चलता है ना, रिन्यूएबल, रिन्यू किए जा सकते हैं। तो अभी थियोरेटिकली तो हम ये बोल ही सकते हैं कि दे कैन बी यूज्ड इनडेफिनेटली, ठीक है। इनका एक बेनिफिट, और ये बहुत सारे बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये है कि दे कैन बी यूज्ड इनडेफिनेटली। दे प्ले ए पिवटल रोल इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। अभी कार्बन एमिशन की ग्लोबल लेवल पे कितनी बात होती है कि सबसे ज्यादा
कौन सी कंट्री कार्बन एमिट करे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है जिम्मेदारी आ जाती है उस कार्बन एमिशन को रोकने के लिए। स्पेशली ये ज़्यादा जो है ये किसके पास है, जो हमारी डेवलप्ड नेशंस है ना, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर्स पर है कि जो कार्बन एमिशन है ना, आप ऑलरेडी जो है ग्लोबल जो टेम्परेचर उसको इतना बढ़ा चुके हो, तो इस वक्त आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, जो आपके कार्बन एमिशन है उनको थोड़ा कम करना चाहिए। तो दीज रिन्यूएबल जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल कि वो जो कार्बन एमिशन है अप टू 90% तक जो है हमारे खत्म कर दिए जाए। एंड देन वी शुड स्टार्ट अ जर्नी टुवर्ड्स द ग्रीनर वर्ल्ड। ठीक है, ग्रीन वर्ल्ड, देखो क्लाइमेटिक चेंजेस जब होते हैं तो हमारी कितनी सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरीके का है हमारे इन्वायरमेंट पे, फ्लैश फ्लड्स है, ठीक है, कहीं भी बादल फट जाना है, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ पर होती हैं जो हमें बदलनी चाहिए। ठीक है, फ्लड्स की बात करते हैं हम, और भी बहुत सारे जो ग्लेशियर्स जो हैं हमारे मेल्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो क्लाइमेट इम्पैक्ट इस वक्त हमारा हो रहा है। अब बात करेंगे हम इंडिया के जो बायोफ्यूल, इंडिया ने अब तक क्या क्या किया है। इंडिया वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स माना जाता है बायोफ्यूल का, फैक्ट नंबर 1। दूसरा ये कि इथेनॉल सप्लाई ईयर था हमारा 2021 एंड 2021। ठीक है, 2021 से लेकर फ्रॉम 1 दिसंबर नवंबर 30 तक जो है हमारा इथेनॉल सप्लाई ईयर जो है सेलिब्रेट किया गया था। तो उस वक्त हमारी जो ये डेटा है हमारा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इंडिया की जो इथेनॉल सप्लाई है उससे रिलेटेड, जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड। तो उस वक्त जो है जो इथेनॉल ईयर सेलिब्रेट किया गया था तो 433 करोड़ लीटर्स का जो इथेनॉल था वो प्रोक्योर किया था पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है हमारी, कहाँ से, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स से जो है इतना सारा जो हमारा इथेनॉल है वो प्रोक्योर किया गया था और इट वाज ब्लेंडेड विद पेट्रोल। तो अभी हम आगे चल के जो नेशनल पॉलिसी देखेंगे बायोफ्यूल्स की, तो ये एक टारगेट है हमारे, इसको हम देखेंगे कि कब तक हमें ये टारगेट जो है अचीव करना है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में कई बार आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट बायोफ्यूल्स को जो है फ्यूल्स फॉर द फ्यूचर बोला जाता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल्स हैं हमारे, किस तरीके से हम सारे एडवांस, फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्नोलॉजी की ही बात कर लें, किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हर फील्ड में हम जो है वो एडवांसमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो फ्यूल सेक्टर में वो आए हमारे बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इंडिया के इनिशिएटिव की रिगार्डिंग एथेनॉल। अब जो हमारे बायोफ्यूल्स होते हैं कई तरीके के होते हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल जो पॉलिसी जो थी बायोफ्यूल्स की, उसमें ये डिवाइड किए गए थे। नंबर 1 हम बात करते हैं बेसिक बायोफ्यूल्स होते हैं हमारे, जिन्हें फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है। उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल, ये हो गए हमारे बेसिक। उसके बाद करते हैं एडवांस्ड, इसमें भी ना बेसिक है, बेसिक से शुरू करते हैं ना, जैसे आप यूपीएससी भी प्रिपेयर करते हो, आपकी बेसिक बुक्स होती है एनसीईआरटी, फिर आपकी जो एडवांस बुक होती है स्टैंडर्ड, उसी तरीके से हमारे बायोफ्यूल्स हैं जो हो गए एक बेसिक, बायोडीजल एंड बायो इथेनॉल, फिर हो गए हमारे एडवांस्ड बायोफ्यूल्स। एडवांस्ड बायोफ्यूल्स हमारे सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, देखो अभी इथेनॉल की हमने बात की थी कि कितना जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ही हमारा 433 करोड़ लीटर्स जो है क्या किया, प्रोक्योर किया गया, फिर उसे पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया गया। इससे क्या फायदे होंगे, जो एमिशंस होते हैं, जो इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन फ्यूल की, जिसमें आते हैं हमारे इथेनॉल, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कुछ हमारे ड्रॉप इन फ्यूल्स होते हैं, ये हो गए 2G। ये बात किसकी हो रही है, हमारे एडवांस बायोफ्यूल्स की। एडवांस बायोफ्यूल्स में ही 2G के बाद आता है हमारे 3G, इसको आप याद भी तो रख सकते हो। पहले हमारे किस तरीके से डेटा जो था, डेटा नेटवर्क है ना, किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, 2G 3G 4G, अब हम 5G पे आ चुके हैं, है ना। उसी तरीके से जो है हमारे बायोफ्यूल्स भी हैं। इसी में हमारे जो है 3G फ्यूल्स भी होते हैं, विच कंप्राइजेज ऑफ बायो CNG। ठीक है, बायो CNG से ज़्यादा जो है हमें फाइनेंशियल और फिजिकल इंसेंटिव्स, उससे जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो भी जो है कम होगा। एक बार और समझ लेते हैं हमारे जो बायोफ्यूल्स हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पर क्लियरली हमें समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 1G जो हमारे बायोफ्यूल्स हैं। तो इसमें क्या है,
हाई कार्बन कंटेंट था। फर्स्ट देखो जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो बड़ी ही बेसिक चीज़ों से करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल थे इनमें हाई कार्बन कंटेंट होता था और ये एडिबल आइटम से बनते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा ये वाला पूछा गया है पर्टिकुलरली कि कौन कौन सी जो है इनमें से क्रॉप्स हैं जो हमारी बायोफ्यूल्स के लिए काउंट होती हैं। तो हमारा शुगर आइटम्स, कॉर्न, स्टार्च, शुगर बीट, कसावा, ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमारे किस में काउंट होती हैं, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में। लेकिन इनमें कार्बन कंटेंट हाई था, ये हमें याद रखना है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है हम देखेंगे बायोफ्यूल्स तो अच्छी चीज है, हम ये नहीं देखेंगे कि अगर हमसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के बारे में बात की जा रही है तो उसमें जो कार्बन कंटेंट था इट वाज हाई। अब जो हमारे सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल आ गए हैं, सेकंड जनरेशन हमारे जो है एडवांस में कंप्राइज करते हैं, राइट। तो जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल है हमारे, उनमें जो ग्रीन हाउस गैस कंटेंट था वो फर्स्ट अब इंप्रूव करते जाएंगे ना धीरे धीरे, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ग्रीन हाउस गैस कंटेंट जो था वो कम हो गया है। एंड ये किससे बनता है, जो लेफ्ट ओवर फूड क्रॉप्स, यहाँ क्या था हमारा फर्स्ट जी में तो 1G में तो था हमारा एडिबल, यहाँ पर क्या है हमारे जो लेफ्ट ओवर फूड क्रॉप्स होते हैं, राइस हस्क, ठीक है, वुड चिप्स, रॉटन पोटैटोज वगैरह भी जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो भी जो है बायोफ्यूल की तरह यूज होती है। अब हम जा रहे हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। ये वाले तो हमारे एडवांस्ड हैं, ये ध्यान रखना, 2G 3G जो हैं सब हमारे एडवांस्ड हैं और ये हमारा जो है बेसिक है। चलो एडवांस, अब थर्ड स्टेज पे हम आ गए हैं और ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे तो ये हो गया है कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। जितना कार्बन एमिट किया जाएगा, अब थर्ड जनरेशन इंपॉर्टेंट है, जितना कार्बन एमिट किया जाएगा, एमिट हुआ उतना ही सिक्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि उतना ही जितना कार्बन एमिट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, उतना ही जो है स्टोर किया जाएगा। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी। अब ये जो है एल्गी प्रोडक्शन से बनते हैं। अब एक और एडवांस स्टेज आ रही है हमारी, वो है 4G। 4G में जो है वो जो हमारी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होती है ना, GM जो मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है जिनकी हम बात करते हैं, उसमें उनका यूज किया जाएगा और ये बिल्कुल ही जो है हमारी कार्बन नेगेटिव होंगे। तो कितना डेवलपमेंट किया हमने, स्टार्ट किया था 1G से जिसमें कार्बन कंटेंट अच्छा खासा था, सेकंड तक थोड़ा कम हो गया, थर्ड तक हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि जितना एमिट हो उतना ही जो है स्टोर कर लिया जाए, और फोर्थ वाला बिल्कुल ही जो है हमारा क्या होगा, कार्बन नेगेटिव होगा। अब ये बात हो गई हमारे अलग अलग तरीके के फ्यूल्स की। अब इंडिया की एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जिससे हम जा रहे हैं एक ग्रीनर फ्यूचर की तरफ, अपने फ्यूचर फ्यूल की तरफ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो एक बार पहले पॉलिसी देख लेते क्या है, तब हमें अमेंडमेंट्स भी जो हैं, जो चेंजेस किए गए हैं इसमें समझ आ जाएंगे। नंबर 1 हमारा क्या है कि एक टारगेट दिया गया था कि हमारा वो जो इथेनॉल है उसे पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाएगा। जो 20% इथेनॉल है पेट्रोल में ब्लेंड किया जाएगा, 5% ब्लेंडिंग बायोडीजल की डीजल में की जाएगी। अब ईयर आप यहाँ पे ध्यान रखना 2030 दिया गया है, बट इट वाज चेंज्ड, इसमें अमेंडमेंट किए गए थे ताकि हम जल्दी से जल्दी एक ग्रीनर फ्यूचर की तरफ जा सके। तो ये वाला जो है ईयर जो है अमेंड किया गया। अभी आगे चल के देखेंगे, एक बार समझ लेते हैं जल्दी से क्या क्या चीजें हैं हमारी। एडवांस बायोफ्यूल्स में हमारा जो है पूरा जो है फोकस है। तो जो पॉलिसी है ये इंडिकेट करती है कि जो गैप फंडिंग स्कीम थी 2G की, इथेनॉल बायो रिफाइनरीज ऑफ ₹5,000 करोड़ इन 6 ईयर, इन एडिशन टू एडिशनल टैक्स इंसेंटिव्स भी जो दिए हैं, जो 1G बायोफ्यूल्स में के कंपैरिजन में काफी बहुत ज्यादा दिए गए हैं। तो 1G देखो हमने बेसिक से स्टार्ट किया, कार्बन कंटेंट भी उसका ज्यादा था, पर धीरे धीरे हम इस चीज को लेकर और ज्यादा सीरियस हुए। तो जो 2G की फंडिंग थी वो अच्छी खासी थी, इट वॉज कंपेरेटिवली मच मोर देन दी 1G बेसिक बायोफ्यूल्स जो हमारे थे। थर्ड पॉइंट है कि इस पॉलिसी के अंडर ये हम अच्छे से अभी हमने समझा है लास्ट स्लाइड में ही कि जो कैटेगराइजेशन हो गया था, बेसिक बायोफ्यूल्स, एडवांस बायोफ्यूल्स, 1G 2G 3G 4G हमारे किस तरीके से होते हैं, ये हमने कर लिया है। फिर आते हैं कि इंक्रीज स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी हमारे कमेंडेड है कि ज्यादा से ज्यादा जो रॉ मटेरियल है उसका यूज किया जाए एथेनॉल प्रोक्योरमेंट के लिए। अब इसमें हमारा क्या क्या यूज हो सकता है, क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, शुगर केन जूस यूज हो सकता है, कोई भी शुगर कंटेनिंग मटेरियल। तो आपको ना यूपीएससी ने ऐसे दिया था, शुगर नहीं दिया था, डायरेक्ट आपसे पूछा गया था शुगर बीट, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एनी शुगर कंटेनिंग मटेरियल कैन बी यूज्ड,
कोई भी डैमेज्ड या सरप्लस फूड ग्रेन्स, तो रॉटन टोमेटोज भी आपका जो था, रॉटन पोटैटोज सॉरी, वो भी आपका एक ऑप्शन में था, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो भी आपका जो है यूज किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डेवलप नेशनल बायोमास रिपोजिटरी, जिसमें कंडक्ट किए जाएंगे बायोमास से रिलेटेड कोई भी अप्रेजल, कोई भी जो भी हमारा कंसर्न होगा। बायोडीजल प्रोडक्शन जो है उसको जो है इनकरेज किया गया है। कैसे किया गया है? जो हमारे एडिबल का मतलब होता है जो चीज हम खा सकते हैं, वो ऑयल सीड्स को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं? कुकिंग ऑयल। तो ध्यान रखना, बायोडीजल के लिए प्रोडक्शन टू बी एनकरेज्ड फ्रॉम जो हमारे इट इज नॉन एडिबल ऑयल सीड्स जो हैं हमारे, उनको यूज करके। फॉर एग्जांपल कोई हमारे यूज्ड कुकिंग ऑयल, ऐसा होता है ना, एक बार हमने वो ऑयल यूज कर लिया है, तो जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको यूज करके शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप जो थोड़े टाइम के लिए होती है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म। उसके बाद जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फोकस किया जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट। एंड लास्टली एक नेशनल, इधर हो जाती हूँ साइड, आप लोगों को फिर दिखता नहीं है, सेटिंग अप ऑफ नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगी? है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये पूरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है आपकी, आपको अच्छे से याद रखनी, इसलिए आई होप आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पर क्लियरली समझ आई है कि हमारी जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है वो क्या है। अब मैंने बात की थी कुछ अमेंडमेंट्स की, तो ये हैं वो अमेंडमेंट्स जो इस पॉलिसी में किए गए हैं। नंबर 1, वो वैसे हमने लास्ट में चलो डिस्कस कर ही लिया कि ज्यादा से ज्यादा जो फीड स्टॉक है वो यूज किया जाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, जो हम रॉ मटेरियल की अपनी बात कर रहे हैं। नंबर 2, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ईयर हमें दिया गया 2030, पर वो ईयर जो है चेंज कर दिया गया था 2025 में। तो ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है जो हमें पेट्रोल में मिक्स करना है 20%, तो उसका जो ईयर है वो हो गया है 2025-26। तब तक हमें जो एक टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, जो इथेनॉल का टारगेट है, वो हमें अचीव करना है। एंड लास्टली टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स इन कंट्री, की बायोफ्यूल्स जो हैं कंट्री में ही हम जो है प्रोड्यूस करें। वैसे भी हम जो है ऑयल इंपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो एटलीस्ट जो फ्यूल हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं वो हमारी अपनी ही कंट्री में बनाया जाए। तो इसीलिए ऐसा प्रोग्राम जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसके अंडर भी इसको प्रमोट किया जाता है कि हम खुद पर ही, अब ऐसा फ्यूल अगर बन रहा है जहां ऑलमोस्ट सब जो ही इक्वल फुटिंग पर है ना, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो हम क्यों किसी और पर डिपेंडेंट रहें? क्यों? इससे हमारी जो इकोनॉमी होगी, जो पैसा हम इंपोर्ट करने पे लगा रहे हैं, अगर थोड़े से प्रोडक्शन पे लगा दें तो हो सकता है ज़्यादा बेनिफिट हो हमें, और वही पैसा फिर हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इसको प्रमोट किया जाएगा, लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं। तो ये तीनों जो हैं हमारे क्या है, अमेंडेड प्रोटोकॉल्स हैं किसके? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स ऑफ 2018। तो आई होप आपको अब तक सारी चीज समझ आ गई है। एंड आप लोग पीडीएफ के लिए बोलते हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और वहां से आप जो है अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और सारी चीजें तो अब तक आपको हो ही गई होंगी क्लियर, जो जो इंपॉर्टेंट था। आई होप वो सब कुछ क्लियर है, एंड आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।